हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हमारे फिज़िक्स सब्जेक्ट का जो है सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इस चैप्टर के एक्चुअली 3 पार्ट्स है। सबसे पहला तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस है, सेकेंड पार्ट जो है वो है मेजरमेंट है, और तीसरा जो है वो एरर एनालिसिस है। एरर मेजरमेंट भी उसको कभी कभी बोलते हैं। जिसमें से जो फर्स्ट पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है, यानी कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस और एरर वाला पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम के अंदर इन दोनों टॉपिक्स में से ऑल्टरनेट ईयर्स में से क्वेश्चन आता ही है। यानी एक साल यूनिट्स में से आ जाएगा, दूसरे साल एरर्स में से आ जाएगा, फिर यूनिट्स में से आएगा, फिर एरर्स में से आएगा। तो ये चैप्टर जो है वो आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते छोड़ के जाने के लिए। और इस चैप्टर में बहुत ही सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको अगर आपने मास्टर कर लिया तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आने दो, ठीक है, आप उसको कर ले जाएंगे। राइट, बहुत ही सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट्स है जो आपको ध्यान से जो है पढ़ना है, और वो हम लोग जो है वो डिटेल में देखेंगे, प्लस प्रीवियस ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे। उससे भी हमको आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए जाते हैं इस टॉपिक से। अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से भी पता चलती है कि ये अकेला ऐसा चैप्टर है जो फिजिक्स के और केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर से कनेक्टेड है। आप फिजिक्स का मतलब आप इस चैप्टर को अगर पढ़ रहे हो फर्स्ट चैप्टर, तो जब आपका फिजिक्स का दूसरे चैप्टर्स पढ़ोगे, चाहे वो 11th स्टैंडर्ड के हो या फिर 12th स्टैंडर्ड के हो, इनफैक्ट आप केमिस्ट्री के भी कोई भी चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको इसका यूज़ देखने को मिलेगा। बिकॉज ये तो सीधी सी बात है कि हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमारा आंसर एक नंबर फॉर्म में आएगा, राइट। और हर नंबर के साथ एक पर्टिकुलर यूनिट जो है वो एसोसिएटेड होगी, उस यूनिट के साथ कुछ पर्टिकुलर डायमेंशंस होंगे, उन यूनिट को किस तरीके से लिखा जाता है, उनके रूल्स क्या है, डायमेंशंस को कैसे लिखेंगे, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करना हम इसी चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो इसी से पता चलता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप जैसे मान लो अगर आप मैकेनिक्स देखते हो, तो अगर आपने मैकेनिक्स पूरी पढ़ ली तो आपको ऑप्टिक्स नहीं आएगी, राइट। मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स एकदम इंडिपेंडेंट है। अगर आपने ऑप्टिक्स पढ़ ली तो आपको थर्मल पार्ट जो फिजिक्स का नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट है। बट ये एक ऐसा चैप्टर है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, कि जिसके कॉन्सेप्ट्स दूसरे हर चैप्टर से कनेक्टेड है, और इवन बोर्ड एग्जाम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बिकॉज MCQ के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और कोई भी जब आप नया कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, कोई भी नई क्वांटिटी आपके जब सामने आएगी, तो सबसे पहले आप देखोगे कि यूनिट्स और डायमेंशंस ही निकालते हैं वहाँ पर। तो इसीलिए ये चैप्टर को हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे और काफ़ी मज़ा आएगी इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब जब अपने को पता चल गया कि भाई इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन क्या है, तो अब हम लोग डायरेक्टली जो है उस चैप्टर को शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो अब आप इमेजिन करो कि आप किराने की दुकान पर गए, लेट से आपको चीनी खरीदनी है या फिर चावल वगैरह दाल खरीदनी है, और आप उस दुकान वाले को बोलते हो कि भैया ऐसा करो, आप मुझे 5 जो है वो शक्कर दे दो या 10 जो है वो दाल दे दो। तो ऑब्वियसली ये तो कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि वो तुरंत पूछेगा कि भाई आपको क्या मतलब 5 किलो चाहिए या फिर 5 टन चाहिए, कितना चाहिए आपको, राइट। तो मेयरली हम जब कोई भी चीज़ के साथ डील करते हैं, किसी भी क्वांटिटी के साथ डील करते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ नंबर स्पेसिफाई करना जो है वो काफ़ी नहीं होता। हमारी बात को जो है वो नंबर स्पेसिफाई करना कंप्लीट नहीं करता। इंस्टेड हमको उस नंबर के साथ साथ एडिशनली भी कोई चीज़ जो है वो स्पेसिफाई करनी पड़ती है। जैसे इस केस में अगर आप बोलो भाई मुझे 5 किलो जो है वो शक्कर दे दो, या फिर दूध लेने गए आप तो भाई 2 लीटर दूध दे दो, राइट। तो ये जो 5 kg है, 2 लीटर्स है, जो एक्स्ट्रा जो चीज़ जो आप नंबर के साथ लगा रहे हो, उसी को हम लोग जो है वो यूनिट्स बोलते हैं, राइट। तो इससे भी पता चलता है कि ये जो चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो ना सिर्फ हमारी मतलब सिलेबस के अंदर है जो हमको पढ़नी है, बट डे टू डे लाइफ में भी हमारा इसके साथ जो है वो उठना बैठना होते रहता है, करेक्ट। अब क्योंकि अपने को पता चल गया कि भाई यूनिट्स क्या होती है, तो यूनिट्स जो है वो 2 तरीके की है। एक है फंडामेंटल यूनिट्स और एक है डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स वो होती है जो किसी दूसरी यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, राइट। जैसे मास है, यहाँ मैंने लिखा इंडिपेंडेंट यूनिट्स, जैसा मास है, लेंथ है, टाइम है। ये यूनिट्स अपने स्पेसिफिकेशन के लिए, अगर आपको किसी बॉडी का मास स्पेसिफाई करना है तो आप उसको मास ही स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट। आपको कोई दूसरी यूनिट नहीं चाहिए उसको स्पेसिफाई करने के लिए, करेक्ट। तो ये है फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स, जैसे कि नाम ही बता रहा है डिराइव्ड, तो ये यूनिट्स डिराइव्ड हुई है किसी से, राइट। और किससे डिराइव्ड होंगी? ऑब्वियसली फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव्ड होंगी, राइट। तो इसके लिए डिराइव्ड यूनिट जो है वो डिपेंडेंट यूनिट्स होती है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, वेलोसिटी है, फोर्स है, प्रेशर है, ये सारे किसके एग्जांपल्स हो जाएंगे? ये सारे एग्जांपल्स है डिराइव्ड यूनिट्स के। जैसे अगर मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लीजिए कि हमको पता है
हम लोग स्कूल्स में देखे हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपको पता है कि वेलोसिटी की यूनिट जो है वो कौन सी है, वो है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड कैसे आता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्चुअली लेंथ की यूनिट है, तो न्यूमरेटर में डिस्प्लेसमेंट है तो वहाँ पे आप क्या लिख दोगे, मीटर, और यह डिनोमिनेटर में टाइम है और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, तो यहाँ पे आप लिख दोगे सेकेंड। तो जो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड बनती है वो ऐसे बनती है। बट अगर आप ध्यान से देखो, जब तक का मैं डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है सब्स्टिट्यूट नहीं करता और टाइम की यूनिट है सब्स्टिट्यूट नहीं करता, तब तक का वेलोसिटी की यूनिट बन नहीं सकती थी, राइट। तो इसके लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटी या डिराइव्ड यूनिट हो, वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी और उसकी जो यूनिट है वो डिराइव्ड यूनिट हो जाएगी। ऐसे ही आप फोर्स का भी देख लो, हमको पता है कि फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, बट अगर फोर्स का मुझे दूसरा यूनिट देखना है तो वो भी सिंपल है। कैसे, फोर्स में मास इंटू एक्सेलरेशन है, मास का यूनिट जो है वो केजी है और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब तक का मेरे पास मास और एक्सेलरेशन का यूनिट नहीं होता तब तक का मैं फोर्स का यूनिट नहीं निकाल सकता था। तो यहाँ पे इससे ये प्रूव हो रहा है कि फोर्स जो है वो अगेन एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। सिमिलरली प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर आपको प्रेशर का यूनिट निकालना है तो आपको फोर्स का यूनिट लगेगा और आपको एरिया का यूनिट लगेगा, तभी आप प्रेशर का यूनिट निकाल सकते हो। तो इससे प्रूव हो रहा है कि भाई प्रेशर भी आपकी कौन सी यूनिट है, वो भी आपकी डिराइव यूनिट है, राइट। तो अब जब अपने को पता चल गया कि भाई फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, तब हम हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखो मैंने 3 सिस्टम लिखा हूँ, CGS, FPS और MKS। MKS का दूसरा जो नाम है वो SI भी होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई चलो बताओ लेंथ का यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर लेंथ का यूनिट तो मीटर है। बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, राइट। उसी तरीके से अगर मैं मास का यूनिट पूछूं तो कोई स्टूडेंट क्या बोलेगा, सर मास का यूनिट है वो केजी है। बट अगेन ऐसा ज़रूरी नहीं है, मास का यूनिट जो है वो ग्राम भी हो सकता है, केजी भी हो सकता है, मिलीग्राम भी हो सकता है, टन्स भी हो सकता है, राइट। तो हम लोग किस क्वांटिटी की क्या यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हम किस सिस्टम के अंदर हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैंने लिखा हो CGS में C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स। सिमिलरली FPS के अंदर F स्टैंड्स फॉर फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड S स्टैंड्स फॉर अगेन सेकेंड्स। एंड MKS के अंदर M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि जब मैं बोलता हूँ कि मेरे मास का यूनिट किलोग्राम है, राइट, तो तब मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ कि मैं इस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर हूँ। जब मैं बोलता हूँ मेरे मास का यूनिट ग्राम है, तब मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ कि मैं इस सिस्टम के अंदर हूँ। और जब मैं बोलता हूँ कि मेरे मास का यूनिट पाउंड्स है, तो मैं इनडायरेक्टली ये बोल रहा हूँ कि भाई मैं इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हूँ, करेक्ट। तो ये जो है ना डिफ्रेंसिएशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब MKS का दूसरा नाम SI भी होता है और हमको सबसे ज़्यादा जो डील करना है ना वो इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के साथ डील करना है। बिकॉज जब आप प्रॉब्लम करोगे, न्यूमेरिकल्स करोगे, तो वहाँ पर आपको जो यूनिट्स आएंगी तो वो इस सिस्टम में भी आएगी और इस सिस्टम में भी आएगी। बट हमको क्या करना है, अगर वो प्रॉब्लम आपको ध्यान से देखना है, अगर वो यूनिट्स इस सिस्टम के अंदर है तो आपको कुछ कन्वर्जन फैक्टर लगा के उसको इस सिस्टम में करना है। हम लोग इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में रख के कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। ये चीज़ आप अभी से ध्यान में रख लो, कहीं चाहिए तो आपने नोट पॉइंट लिख लो कि हम लोग CGS के अंदर या FPS में कभी भी हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग हमारे हर न्यूमेरिकल को MKS सिस्टम के अंदर ही रखेंगे। और MKS का दूसरा नाम SI सिस्टम भी होता है, तो SI बोलो या फिर MKS बोलो, बात एक ही है, राइट। बट अगेन ध्यान में आपको ये चीज़ रखना है कि हम लोग न्यूमेरिकल को कभी भी CGS में FPS में रख के नहीं करेंगे। अगर प्रॉब्लम में पहले से MKS में दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर वो CGS में दिया है या FPS में दिया है तो कुछ कन्वर्जन फैक्टर लगा के हम लोग उसको MKS में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि ये टेबल है। इस टेबल को हम लोग समझते हैं। अब लास्ट सेक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है और ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। तो इससे एक चीज़ तो पता चल गई कि अगर हमारे पास कोई भी यूनिट दी हुई है, फिजिक्स में आप पढ़ोगे n नंबर ऑफ यूनिट्स है, बहुत सारी यूनिट्स है, बट क्या हमको वो सारी यूनिट्स याद रखनी है? क्योंकि हमको ये चीज़ पता है कि भाई डिराइव्ड यूनिट्स जो होती है
वो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो इससे हमको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमको सिर्फ फंडामेंटल यूनिट्स को अपने दिमाग में रखना है। अगर हम फंडामेंटल यूनिट्स को दिमाग में रख लेते हैं तो हमारे सारे डिराइव यूनिट्स अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो बनते चले जाएंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन एक आ सकता है कि हम कितने सारे फंडामेंटल यूनिट्स को दिमाग में रखेंगे। तो देखो यहाँ पर एक टेबल है, ये टेबल में 7 यूनिट्स है। अगर आप इन 7 यूनिट्स को जो है वो ध्यान में रख लेते हो, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और उनकी एसआई यूनिट्स है। एसआई मैंने बता दिया पहले क्या होता है। अगर आपको ये 7 क्वांटिटीज़ याद है तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि पूरे फिजिक्स में या इवन पूरे केमिस्ट्री में कोई भी यूनिट आया ना तो आप उसको इन 7 की मदद से जो है वो बना सकते हो। यानी सिर्फ 7 ध्यान में रख लो, अगली 7000 यूनिट 700 यूनिट जो है वो आप बराबर आसानी से बना सकते हो। तो हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहली क्वांटिटी क्या है? लेंथ। ठीक है, लेंथ की जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है। अब अगेन लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है, मिलीमीटर भी हो सकती है, बट वो किस में होंगी? वो सीजीएस में होगी। हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं और ऐसा यूनिट की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो लेंथ की ऐसा यूनिट जो है वो मीटर है और सिंबल जो हम लोग एम यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि ये एम स्मॉल है, ये स्मॉल एम है, राइट। अगर आप यहाँ पे कैपिटल एम यूज़ करो तो वो गलत हो जाएगा। सिमिलरली आप एम के बाद अगर फुल स्टॉप लगा दो तो वो भी गलत हो जाएगा। जो कन्वेंशन जैसा दिया है हमको वही फॉलो करना है। तो यहाँ पर एम लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर है और उसका सिंबल जो है वो स्मॉल एम है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मास की तरफ। मास का जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम है। ठीक है, मास का यूनिट ग्राम भी हो सकता है, राइट, टन्स भी हो सकता है, मिलीग्राम भी हो सकता है, बट ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट किलोग्राम है और सिंबल केजी है। अब यहाँ पे देखो नोट करने वाली बात ये है कि केजी में के भी स्मॉल है और जी भी स्मॉल है। आप बोलोगे सर मैं केजी में के बड़ा लिखूँ या जी स्मॉल लिखूँ तो ये नहीं चलेगा, या फिर आप बोलो मैं के भी बड़ा लिखूँ जी भी बड़ा लिखूँ तो ये भी नहीं चलेगा। जो कन्वेंशन दिया है आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड जो है वो है टाइम। ठीक है, टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड है। अब टाइम की यूनिट मिनट भी हो सकती है, आवर भी हो सकती है, ठीक है, डेज भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है, बट ऐसा ही सिस्टम में टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड्स। और उसका सिंबल क्या है? स्मॉल एस। अगेन आप यहाँ पे कैपिटल एस नहीं लिख सकते, वो चीज़ रॉन्ग हो जाएगी, आपको स्मॉल एस लिखना है। फिर जो फोर्थ है वो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर्स। और उसका जो सिंबल है वो कैपिटल है। अब देखो यहाँ पर आपको यहाँ पे बताओ कि यहाँ पर स्मॉल एम यूज़ कर रहे थे, यहाँ स्मॉल के जी यूज़ कर रहे थे, या स्मॉल एस यूज़ कर रहे थे, बट जब हम करंट पे आ गए तो यहाँ हम लोग स्मॉल ए यूज़ नहीं कर रहे, या हम लोग कैपिटल ए यूज़ कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, ये कन्वेंशंस है जो कि पहले से चलता हुआ आ रहा है। आपको उसको ध्यान में रखना है कि करंट की यूनिट अगर आई तो वो कैपिटल ए होगा, करेक्ट, वो स्मॉल ए नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं फिफ्थ क्वांटिटी पे जो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की यूनिट आप लोगों ने पढ़े होंगे, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, वो सब उसकी यूनिट्स है, बट ऐसा यूनिट में टेम्परेचर की यूनिट क्या है? वो केल्विन है। और केल्विन का सिंबल क्या है? कैपिटल के। अगेन यहाँ पे कैपिटल के है जो आपको यूज़ करना है, स्मॉल के आप यूज़ नहीं कर सकते। फिर हम लोग अगले हमारी छठी क्वांटिटी की तरफ आते हैं जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि कोई सब्सटेंस की कितनी मात्रा है उसका अमाउंट। तो उसकी जो ऐसा यूनिट है वो है मोल, MOLE, मोल। बट जब आप उसका सिंबल लिखोगे तो वो क्या आएगा? MOL। आप यहाँ पे MOLE नहीं लिख सकते। और आप ये भी देखो MOL है तो MOL में M भी छोटा है, O भी छोटा और L भी छोटा है, तो आप किसी को भी बड़ा किसी को भी छोटा नहीं लिख सकते। ये कन्वेंशन है जो आपको फॉलो करना है। उसके बाद जो लास्ट हमारी जो क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब है कि लाइट की कितनी इंटेंसिटी है, कितनी ज़्यादा ब्राइट है। जो चीज़ जहाँ पे लाइट जितनी ब्राइट होंगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा है, जहाँ पे लाइट जितनी डार्क होगी उसकी इंटेंसिटी उतनी कम है। तो इसकी जो यूनिट है वो है कैंडेला। तो जो हम लोग जो कैंडल बोलते हैं ना, जो लाइट जब हम कैंडल जलाते हैं तो वो कैंडल इसी से निकला है, कैंडेला, बिकॉज वहाँ से जो है आपकी, मतलब आप उसको जलाओगे कैंडल को तो लाइट जो आपकी रूम में स्प्रेड हो जाती है। तो यहाँ पे कैंडेला, और इसका सिंबल क्या है? CD। अगेन द पॉइंट टू नोट हियर इज दैट C भी छोटा है और D भी छोटा है। आप C को बड़ा, D को छोटा, या C को छोटा, D को बड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते। तो अगर आपको ये 7 यूनिट्स याद है, अगर आपको 7 क्वांटिटीज़ पता है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, इसके बेसिस पे मैं आपको कोई भी डिराइव क्वांटिटी दूँ तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आप उसको आसानी से बना लेंगे, राइट। और वो हम लोग आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। अब यहाँ पे जो एक और छोटा सा 2 कॉन्सेप्ट है जो मुझे बताना है कि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। सप्लीमेंट्री मतलब एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा यूनिट्स है जो कि एंगल की यूनिट है।
तो एक है एंगल, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब क्या, जो कि 2D में, जैसे हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोग ज्योमेट्री के अंदर जो हम लोग डायग्राम्स वगैरह बनाते थे कि मान लो जैसे ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, तो ये जो इसके बीच का एंगल थीटा है, तो ये एंगल को प्लेन एंगल बोलते हैं। और इसका यूनिट आपने पढ़े होगे, शायद आपको याद होगा, तो वो डिग्री था। बट अगेन डिग्री जो है वो एंगल का CGS यूनिट है, वो एंगल का ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट एंगल का क्या है, रेडियन। और वो कौन सा एंगल है, वो प्लेन एंगल है, राइट। तो जब प्लेन एंगल आया तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन होगा। अगेन डिग्री से रेडियन में करने का कुछ कन्वर्जन फैक्टर है जो हम लोग बाद में देखेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब 3D का एंगल। जैसे अभी मान लो ये मेरी 2 फिंगर्स जो है, ये मेरी 2 फिंगर्स है, ये 3D में है, तो इसके बीच का जो एंगल है, ये वाला जो V बन रहा है, ये जो V बन रहा है, इसका जो बीच का एंगल है, ये सॉलिड एंगल होगा, राइट। और ये सॉलिड एंगल की जो यूनिट है वो स्टेरेडियंस है। इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है डीप कॉन्सेप्ट, बस इसको ये है सिलेबस पे, तो हमको इसको ध्यान में रखना है।